जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो आपको पता है, आपने देखा पहले फिगर्स में हम दिखा भी चुके हैं इसके कि ब्रेक ड्रम होता है और उसके ऊपर जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। उनको अप्लाई करने के कई तरीके होते हैं। मैकेनिकल तरीका भी होता है, लिंकेजेस के थ्रू हो जाता है, एयर के थ्रू होता है, वैक्यूम का भी सहारा लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग ब्रेक्स के बारे में भी हमने आपको बताया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको हमने इसके पहले भी बताया था कि जब ब्रेक लगती है तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो करने के लिए या काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए एक ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। ब्रेक फोर्स जो होता है एक वर्क डन करता है। वर्क डन तो वो जो होता है वर्क अगेंस्ट जो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर होता है जो वो जिसके कारण वर्क होता है यहाँ पर। तो आपने देखा था जो फ्रिक्शनल फोर्स था इनटू स्किप डिस्टेंस थी या जो स्लिप डिस्टेंस थी या जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको बोल रहे थे आप, वहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस थी। तो वो डिस्टेंस ब्रेक फोर्स स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट था वो बराबर काइनेटिक एनर्जी के था या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के था। आपने इसके पहले जब इसका हमने प्रिंसिपल बताया था तो वहाँ पर बताया था। तो इस केस में जो बेसिकली जो ब्रेक की जो काइनेटिक एनर्जी होती है या कहीं कहीं पोटेंशियल एनर्जी भी वो जो होती है वो फ्रिक्शन के थ्रू तो रुकता है लेकिन वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो थर्मल एनर्जी में लेकिन होता क्या है कि चूँकि ब्रेक पर जो है बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई होता है और बहुत ज़्यादा उस पर नॉर्मल फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती है या उसको जीरो कर देती है। तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी चूँकि डिस्ट्रॉय होती नहीं है। आप सभी लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल शुरू से पढ़ रखा है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा उसे। तो एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो अब ये जो एनर्जी है वो चेंज हो करके काइनेटिक एनर्जी ये थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी। अब ये थर्मल एनर्जी में अगर बदलेगी तो जहाँ पर ऐसा होगा मतलब या फिर ये वही प्लेस होगा जहाँ पर जो फ्रिक्शन लाइनिंग्स होंगी वो जगह होगी और ब्रेक ड्रम के आसपास का जो भी जगह होगी वहाँ पर होगी या रिम जो होगा वहाँ पर होगी। तो जो हीट जनरेट होती है वो बेसिकली आप देख रहे हैं शू पर, पैड पर, डिस्क पर, ड्रम पर, है ना, ये सब डिस्क या ड्रम पर इन सब पे जनरेट हो जाती है हीट। तो वो हीट किसके कारण जनरेट होती है? जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट टू वर्क डन होती है फ्रिक्शन फोर्स का, और फ्रिक्शन फोर्स में जो है उस केस में वो वही जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो कैसे रिलीज़ होती है? तो रिलीज़ होने का तरीका ये होता है कि या तो वो कंडक्शन से या कन्वेक्शन से या रेडिएशन से रिलीज़ होती है। तो उसमें कंडक्शन भी हो जाता है वहाँ से कंडक्ट करके, क्योंकि वहाँ पर जो है आप देखते हैं सब थर्मल में जो मेटेलिक मटेरियल होता है उससे कंडक्शन आसानी से हो जाता है, कन्वेक्शन भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एयर आसानी से पहुँचती रहती है, और रेडिएशन वो नेचुरल प्रोसेस वहाँ से होता ही रहता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहता है। जो बॉडी गर्म होती है उससे या फिर जो सरफेस गर्म होती है उससे सराउंडिंग का, तो उस केस में रेडिएशन होना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर के तीनों मोड में जो है यहाँ से हीट रिलीज़ होती है। लेकिन ज़्यादातर हीट जो रिलीज़ होती है वो कंडक्शन के फॉर्म में रिलीज़ होती है। कंडक्शन के फॉर्म में क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि जब हम सडन ब्रेकिंग करते हैं तो उस केस में जो ड्रम होता है, ड्रम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब करीब 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो क्योंकि ड्रम भी क्या होता है, जो ड्रम भी जो पहिया होता है उसी के साथ रोटेट करता रहता है। तो ये जो ड्रम होता है चूँकि बहुत तेज़ चलती है तो उस केस में ज़्यादा तेज़ व्हीकल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उस केस में होता ये है कि एकदम से ब्रेक आपने लगाया तो पूरी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब पूरी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करती है, जब एब्जॉर्ब हो जाती है और व्हीकल जब रुकती है, कार या जो भी ट्रक जो भी आप रोक रहे हैं रुकती है, तो उस केस में
वहाँ पर जहाँ पर ब्रेक शू लगे हुए होते हैं, डिस्क या ड्रम लगा हुआ होता है, वहाँ का उस सरफेस का जो है कॉन्टैक्ट सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये तो हमने आपको बताया कि मिनिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या नुकसान होगा? अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो ब्रेक शू हैं उनकी जो लाइनिंग्स हैं वो जो है स्मूथ हो जाएंगी, वहाँ पर प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे जो फ्रिक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगी, या फिर ब्रेक जब अप्लाई होगी तो उस केस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब आप देख ही रहे हो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रेक शू में जो है लाइनिंग्स ख़त्म हो जाएंगी तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, और जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उस केस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो आप तुरंत गाड़ी को नहीं रोक पाएंगे, जिससे जो है ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मतलब उससे जो है असुरक्षा बढ़ जाएगी, गाड़ी आगे तक चली जाएगी, आप तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाओगे, कोई जस्ट सामने आया तो गाड़ी तुरंत रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आती है। तो अब इसको करने के लिए हम करते क्या हैं कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर ना इंक्रीज़ होने पाए, या टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर ना रुकने पाए, ना रहने पाए, जिससे हमारे ब्रेक शू की जो है जो लाइनिंग्स हैं वो बची रहें। अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर ये रहा तो ब्रेक शू जो होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, तो उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ड्रम पर क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसी भी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये सब कंडीशन अवॉइड करने के लिए करते क्या हैं कि जो है ये इसमें ड्रम के ऊपर कुछ फिन्स लगा देते हैं। फिन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड सरफेस एरिया उसका कुछ बढ़ा दिया जाता है, ताकि जब सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे तो फिन के तरीके से काम करेंगे और उससे हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाएगा, तो इससे ये जो हीट ज़्यादा डेवलप होती है, जो टेम्परेचर ज़्यादा डेवलप होता है वो आसानी से सराउंडिंग में चला जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जो एक्सेस टेम्परेचर जो होता है वही मैंने बताया इसमें यहाँ पर कि जो ये करता क्या है कि ये जो है ब्रेक को डैमेज कर सकता है, और जो है ये ब्रेक लाइनिंग को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आप देख रहे हैं 0.4 तक डिक्रीज़ कर सकता है। 0.4 का मतलब आप देख रहे थे जो मडी सरफेस होती है वहाँ के लिए, जो या चिकनी सरफेस होती है बिल्कुल वहाँ के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो करीब करीब इतना होता है। तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी जल्दी से रुकती नहीं और आगे एकदम भिड़ जाएंगे अगर आप ब्रेक भी लगाएंगे तब भी, तो वो जो ब्रेक होगी वो इनइफेक्टिव रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इसके थर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं वो ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और कई बार सुना भी होगा इसको। आजकल जो नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उन सब में वो बताता है कि ABS का फीचर है। ABS का फीचर क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी डिवाइस होती है जो लगाई जाती है व्हील और व्हीकल के अंदर। तो वो क्या होती है, वो जो होती है, जो अगर मान लीजिए आपने तुरंत ब्रेक लगाया तो जो पहिए ब्रेक लगाने पर लॉक हो जाते हैं और गाड़ी स्लिप करने लग जाती है आगे की तरफ। जैसे आपने तेज़ चला रहे हो, एकदम से कोई सामने आया और आपने तुरंत ब्रेक लगाया तो गाड़ी के पहिए क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं उसमें ब्रेक के साथ, और गाड़ी स्लिप करते हुए आगे चली जाती है। फिर आपकी स्टीयरिंग से कंट्रोल नहीं होते हो पहिए, वो जो होती है वो डिसबैलेंस होकर के किसी न किसी डायरेक्शन में या सीधे कहीं पर भी एकदम सीधे सरकती हुई चली जाती है और भिड़ जाती है जा करके। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कि आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, सडन ब्रेक लगाया, और उस केस में जो स्किडिंग होने लग गई, बजाय इसके कि तुरंत वहाँ पर गाड़ी रुक जाए, जस्ट जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं, जहाँ पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, या बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस के अंदर, बहुत ही मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस में वो गाड़ी रुक जाए, बजाय इसके वो स्किड होते हुए बहुत आगे तक निकल जाती है और वो उस डेस्टिनेशन से भिड़ जाती है जिसके बचाने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। तो फिर ब्रेक का कोई पर्पज़ ही नहीं रहा। अगर आप फास्ट मूविंग व्हीकल में ब्रेक लगा रहे हैं तो उस केस में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी कार्स और बाइक्स होती हैं अभी आजकल, जितनी भी आ रही हैं आधुनिक कारें और मोटरसाइकिलें, उन सभी में ये लगा हुआ होता है। तो जब वही चीज़ हमने यहाँ पर अभी जो आपको बताया उसी को हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड द व्हील्स आर लॉक्ड एंड द व्हीकल्स स्टार्ट टू स्लाइड
along the same direction of momentum, जो भी मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में जो व्हीकल होता है वो स्लाइड करने लग जाता है, और वो जो है फिर कंट्रोल में नहीं रहता। ड्राइवर कुछ भी हो, कितना भी करे, फिर वो कंट्रोल खो देता है ड्राइवर गाड़ी पर। फिर अब गाड़ी जहाँ जाना चाहे जाए, क्योंकि उस मोमेंटम के कारण जो है वो उसके अंदर एनर्जी है, उसमें जो है वो जितनी तेज़ जाना चाहेगी उसी तरीके से तेज़ी से चलती रहेगी आगे की तरफ। तो ब्रेक का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर आप गाड़ी को रोकना चाहते थे, तुरंत चाहते थे कि सडन वहीं पर रुक जाए, ऐसा नहीं हो पाया। तो अब करता कैसे काम है ये, तो ये जो है इसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, एक सेंसर लगा हुआ होता है। वो सेंसर जो होता है वो पहियों पे लगाया जाता है। वो क्या करता है, वो सेंसर जो गाड़ी में किस तरीके से, किस रेट से डीएक्सेलरेट हो रही है ब्रेक के कारण, जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या होगी, रुकेगी। तो रुकेगी तो वो रुकने का जो रेट है कि कितनी तेज़ी से आपने ब्रेक लगाया है और कितनी तेज़ी से पहिए जो है स्लो डाउन हो रहे हैं, वो उस चीज़ को जो है ये सेंसर ये सेंस करता है, देखता है, समझता है। और सेंस करने के बाद ठीक है, तो ये तो अब व्हील्स अगर लॉक हो गए, मान लीजिए लॉकिंग हो गई वहाँ पर, तो क्या होगा, तो जब व्हील्स लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, जब व्हील्स लॉक हो जाते हैं तो अब उनको जो है ये कंट्रोल करता है। सेंसर जो है भेजता है, कहता है कि अब वो बता देता है वहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट होती है उनको ये बताता है कि व्हील्स जो है लॉक हो चुके हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उसको मॉनिटर करती है, क्योंकि अब जो है अब उसमें जो है वो व्हील को स्पीड्स अलग अलग स्पीड में वहाँ पर एक पल्स के थ्रू जो है भेजती है, और फिर ब्रेक होता है, फिर स्पीड लगता है। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही हल्का हल्का स्पीड होगा, ब्रेक लगेगा, तो उस केस में जो पहिया होगा वो ड्राइवर के कंट्रोल में आ जाएगा और गाड़ी फिर आसानी से रोकी जा सकेगी या कंट्रोल में की जा सकेगी। अगर गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसको सही डायरेक्शन में लाई जा सकती है गाड़ी। जैसे उसमें क्या होगा, स्लाइड कर रहा है जैसे, तो वो तो ऑफ हो गया, सब कुछ सब लॉक हो चुका है। तो ये जब पल्स भेजेगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर ऑन हो जाएगा, तो पहिया रोल करने लग जाएगा। पहिया वो जो ब्रेकिंग सिस्टम जो होगा वो हल्का सा जो है रिमूव होगा और पहिया क्या हो जाएगा, वो रोल करने लग जाएगा। फिर क्या करेगा, तुरंत पल्स के फॉर्म में उसको लॉक कर देगा, फिर वो जो है रोल करा देगा। तो पहिया क्या होगा, ये स्लिप भी करेगा, रोल भी करेगा, स्लिप भी करेगा। तो इस तरह में प्योर जो है स्लिपिंग नहीं हो पाएगी। तो प्योर स्लिपिंग नहीं हो पाएगी तो जो गाड़ी के ऊपर से ड्राइवर का जो कंट्रोल ख़त्म हो गया है वो जो है फिर वापस वो कंट्रोल बन जाएगा और वो जिस डायरेक्शन में चाहेगा गाड़ी को ले जा पाएगा, और उससे जो है लड़ने से गाड़ी बच जाएगी, कहीं पर भिड़ने से बच जाएगी। तो इसका जो बेसिक जो इसका फ्लो होता है किस तरीके से, जैसे पहियों के पास लगे हुए होते हैं सेंसर्स, और ये सेंसर जो है जब सेंस करते हैं कि पहिया कितनी तेज़ी से जो है डीएक्सेलरेट कर रहा है, कैसे लॉक हो गया है, कितनी दूर तक ये लॉक हुआ, कितनी देर तक, दूर का मतलब कितनी देर तक ये लॉक हुआ, डीएक्सेलरेट करने के बाद किस स्पीड पर डीएक्सेलरेट किया और उसके बाद कितनी दूर तक लॉक हुआ, ये पहिया ये सेंसर सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद इस चीज़ को जैसे ही वो जो ब्रेक लगी हुई होती तो ये कंट्रोल यूनिट को भेजता है। ये काम बहुत ही सडन होता है, नहीं तो उतनी देर में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाए। तो जब ये तुरंत कंट्रोल यूनिट को भेजता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वॉल्व्स को मॉनिटर कर देता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम ही यही है वॉल्व को कंट्रोल करना, ओपन और क्लोज करना। तो अब जो है बॉल को ये ओपन और क्लोज करता है, जो मॉनिटर यूनिट होती है, मॉनिटर वॉल्व होता है, कंट्रोल यूनिट जो है भेज देता है सिग्नल वॉल्व की तरफ। तो वॉल्व जो होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं, उसी के हिसाब से ब्रेक्स जो होती है वो ऑन या ऑन ऑफ पल्स फॉर्म में होना शुरू हो जाती है। मतलब ये क्या होता है, एक बार ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी, और यही जो है उस केस में क्या होता है, इससे ब्रेक अप्लाई हो जाती है। ड्राइवर जो है फिर से गाड़ी के ऊपर जो है वो कंट्रोल उसका आ जाता है और आसानी से ब्रेक लग जाती है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। ये आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सब में दिया जाता है ये, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्योंकि लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, अच्छे मॉडिफाइड इंजन्स आते जा रहे हैं, रोड कंडीशंस भी जहाँ पर अच्छी होती जा रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े हाईवे बनते जा रहे हैं, और उन सभी जगहों पर जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं बहुत ही स्पीड पे चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, कभी 100-150 के आसपास, कभी 200 तक भी ले जाते हैं।
जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनमें। लेकिन कभी जब भी कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना हुआ या इस तरीके से एकदम से रैंडम ब्रेक की कंडीशन पे होता क्या है कि जैसे ही वो ब्रेक लगाते हैं, सडन ब्रेक लगाते हैं, तो जो गाड़ी होती है वो, अगर ये कंडीशन ये ना हो तो गाड़ी स्लिप करना शुरू कर देती है और स्लिप करते हुए बहुत आगे निकल जाती है, जिससे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन देखने को मिलते हैं इस तरीके से, जिसमें ये ABS सिस्टम नहीं लगा हुआ है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ABS सिस्टम लगा देने से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, जिसमें जो है ये स्लिप होने के कारण ब्रेक लगा देने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकती थी, और स्लिप होने के कारण वो मोमेंटम जो उसके अंदर बना हुआ रहता था उससे जो है वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा होता था उस डायरेक्शन में वो स्लिप करते हुए निकल जाती थी और भिड़ जाती थी। इससे बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट्स होते थे, तो इनको अवॉइड कर दिया गया। तो इतनी चीज़ आपने सीखी। तो आज हमने आपको थर्मल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, ABS के बारे में बताया, और ABS में जो है जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में बताया। बेसिकली क्या होती है इसमें, स्लाइडिंग और रोलिंग, यही 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।